दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले बात मैं मिडिल ईस्ट की कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली 2 वीडियो में मैं आप लोगों को मिडिल ईस्ट की ख़बरें नहीं दे पाया हूँ। उसके बाद पहलगाम हमले की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ईरान की तरफ लिए चलते हैं। ईरान के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 350 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह धमाका ईरान के अब्बास शहर में रजई बंदरगाह में हुआ। काले काले ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। तकरीबन 350 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया, क्या वजह रही, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन धमाका बहुत बड़ा था। गाज़ा की तरफ चलते हैं। गाज़ा के अंदर अभी भी वही सूरत हाल है। इजराइल अभी भी लगातार बमबारी कर रहा है और इजराइल कुछ जगहों पर कब्जा भी कर चुका है। जहां से सेना वापस ली थी इजराइल ने सीज़ फायर के दौरान, उन जगहों पर भी इजराइल ने फिर से अपनी तैनाती पूरी तरीके से कर दी है। लेकिन हमास का कहना है कि हम अभी भी इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। बाकायदा वीडियो जारी करते हुए हमास ने कहा कि हमारे स्नाइपर ने तकरीबन 4 इजरायली सैनिकों को मार दिया। वीडियो भी जारी किया जिसमें बाकायदा गोली लगते हुए दिखाया भी गया है। हमास के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारे मुजाहिदीन अभी भी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं, सुनियोजित घात लगाकर हमला कर रहे हैं और दुश्मन सेना जिस स्थान पर छुपकर नरसंहार करने के तरीके ढूंढ रही है, ताक में बैठी है। हमारे जो स्नाइपर हैं, हमारे जो मुजाहिदीन हैं, उनको वहीं पर टारगेट करके मार रहे हैं। बेत हनून से लेकर रफ़ा तक ज़मीन पर हमारे मुजाहिदीन की वीरता गर्व का स्रोत है, एक सैन्य चमत्कार है और देश के सभी युवाओं और ताकतों के लिए एक वसीयतनामा है। युद्ध क्षेत्रों और रक्षात्मक घातों में हमारे मुजाहिदीन टकराव के लिए तैयार हैं और जीत या शहादत तक मजबूत संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ हमास अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमारे मुजाहिदीन इजरायली सैनिकों के साथ भिड़ रहे हैं, या तो उनकी शहादत हो रही है या फिर वो उनको मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो फ़िलिस्तीनी सरकार है, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी है, महमूद अब्बास की फतेह ग्रुप, महमूद अब्बास राष्ट्रपति ने खुद हमास को काफ़ी बुरा भला कहा है। फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अब तक का सबसे तीखा हमला हमास के ऊपर किया है। महमूद अब्बास ने हमास से कहा कि कुत्तों की औलाद, बंधकों को रिहा करो और इजराइल को हमलों का बहाना मत दो। महमूद अब्बास ने आरोप लगाया कि हमास 2007 से गाज़ा पर अपनी सरकार चला रहा है, उस पर नियंत्रण किए हुए है, जिससे फिलिस्तीनी मकसद को भारी नुकसान पहुंचा है और इजराइल को अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए मुफ्त में बहाने दे रहा है। महमूद अब्बास ने कहा कि हमास को अब गाज़ा पर नियंत्रण छोड़ देना चाहिए और फिलिस्तीनी मुक्त संगठन यानी PLO और फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को सारे प्रशासनिक अधिकार सौंप देने चाहिए। महमूद अब्बास ने कहा कि हमास हथियार उठाना छोड़कर एक राजनीतिक दल की तरह काम करे जो अंतर्राष्ट्रीय वैधता और फिलिस्तीनी राज्य के कानूनों के तहत काम करे। महमूद अब्बास ने एक बार फिर नागरिकों पर हमले करने की निंदा की है और सभी फिलिस्तीनी दलों को PLO के बैनर तले एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने युद्ध समाप्त करने, इजरायली फौज की गाजा से वापसी और आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की मांग दोहराई है। महमूद अब्बास की बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। 2007 से हमास की सरकार चलती है गाज़ा पर। हमास और फतेह ग्रुप में हमेशा से इसी बात को लेकर लड़ाई चलती रही है। फतेह ग्रुप चाहता है, महमूद अब्बास की जो सरकार चलाता है, कि गाज़ा पर इनका नियंत्रण हो। तो अब कुत्तों की औलादे भी कह दिया है हमास को और कहा है कि आप सारी अथॉरिटी जो है गाज़ा की वो आप हमें सौंप दें, राजनीतिक दल बनकर काम करें, तभी कोई बात बने कि आप मौका दे रहे हैं इसराइल को। हमास ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया और कहा, अब्बास संदिग्ध तरीके से इसराइल के अपराधों का दोष खुद फिलिस्तीनी जनता पर डालते हैं। हमास ने कहा कि आप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीन जो अपराध कर रहा है वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि आप उन अपराधों का जो दोष है, जिम्मेदारी है, वो आप फिलिस्तीनी लोगों पर डाल रहे हैं, यानी गाज़ा के लोगों पर डाल रहे हैं कि हम उनको उकसा रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, हम उसका जवाब भी ना दें और आप हमें ही गलत ठहरा रहे हैं। महमूद अब्बास कह रहे हैं ना कि आप उनको, इजराइलियों को मौका दे रहे हो हमारे ऊपर हमला करने का, क्योंकि आप उनके ऊपर हमला कर रहे हो। किसकी बातें आप लोगों को यहाँ पर सही लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल ज़मीन की ही लड़ाई हर तरफ चल रही है, ज़मीन और कुर्सी।
आगे बढ़ते हैं, पहलगाम की तरफ चलते हैं। पहलगाम को लेकर ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं, क्या क्या खबरें चल रही हैं हमारे देश की मीडिया पर आप लोग दिन रात देखते ही होंगे। लेकिन आतंकी अभी भी जिंदा हैं। आतंकी जब ढेर होंगे तब पहलगाम के मारे गए लोगों को, उनके परिवार वालों को सुकून मिलेगा। पूरा देश यही मांग कर रहा है कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आतंकी कहीं भी छिपे हों उनको ढूंढ कर उनका भी वही हश्र किया जाए। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। लगातार टीवी पर हमारी सेना की जद्दोजहद दिखाई जा रही है। हमारी सेना कहां पर आतंकियों की तलाश कर रही है, कैसे क्या कर रही है, सब कुछ टीवी पर दिखाया जा रहा है। जो चीज़ें टीवी पर नहीं भी दिखाई जानी चाहिए उन चीज़ों को भी मीडिया खतरनाक म्यूजिक लगाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाया जा रहा है। लेकिन अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनल्स को एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अपने मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज़ एजेंसी और सोशल मीडिया यूज़र्स को भी कहा है कि सेना के ऑपरेशन से जुड़े कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। आप लोग टीवी खोलते होंगे तो आपको ज़्यादातर सेना भागती हुई दिखती होगी, बंदूकें लेके सैनिक हमारे जवान आतंकियों की तलाश करते हुए दिखते होंगे, ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं वो दिखाया जाता होगा। ये गलत है, क्योंकि इससे दुश्मन को कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है कि कहाँ पर आवाजाही कर रही है भारतीय सेना, कहाँ पर आतंकवादियों की तलाश कर रही है। कुछ ना कुछ हिंट देखने वालों को मिल जाते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाने का एडवाइजरी जारी की है। क्योंकि मीडिया वाले तो भाई कैमरा लिए लिए कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं पर भी कोई गुप्त ऑपरेशन भी चल रहा हो ये अपनी धौस जमाकर वहाँ पर घुस जाते हैं। इन चीज़ों का इस मीडिया को ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ टीआरपी ही कुछ नहीं होती है, बल्कि देश की सुरक्षा भी कुछ होती है। हमारे सैनिकों को अपना काम करने दें, हर जगह कैमरा लेकर ना ही घुसे मीडिया तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, अब देखते हैं कि मीडिया वाले कितना इसका पालन करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता चुका हूं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे जो पाकिस्तानी वैलिड वीज़ा लेकर अभी भारत के अंदर हैं उनको देश से निकाला जा रहा है, वीज़ा बंद कर दिया है। और जो लोग वैसे भी रह रहे हैं अवैध तरीके से उनको भी निकालने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में सीमा हैदर का भी नाम सामने आ रहा है। सीमा हैदर बहुत चर्चाओं में रही थी। जो लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स से वीज़ा लेकर भारत में आए हुए हैं, कुछ रिश्तेदारों के पास आते हैं, कोई इलाज कराने भी आते हैं, उनको भी 1 मई तक भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सीमा हैदर वो तो नेपाल के रास्ते बिना ही डॉक्यूमेंट्स के भागकर भारत के अंदर आई और रहने लगी। अब सीमा हैदर को भी देश से निकालने की काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही है। उनके आस पड़ोस के लोग ही उनको भारत से बाहर भगाने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर ने अपना घर भी पहलगाम अटैक के बाद से नहीं खोला है। सोशल मीडिया पर आकर वो रो रही हैं और यहाँ पर रहने की बात कर रही हैं। उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान चली जाती है तो उसको वहाँ पर मार दिया जाएगा, बच्चों को भी काट दिया जाएगा और बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन अब लोग मांग कर रहे हैं कि है तो वो एक पाकिस्तानी ही, कुछ भी सही लेकिन है पाकिस्तानी और अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके देश के अंदर घुस कर रह रही है। अब देखते हैं कि सीमा हैदर को भारत से निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि पहलगाम के अंदर जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसमें से एक सैयद आदिल हुसैन शाह नाम का व्यक्ति भी है, जो वहीं लोकल कश्मीर का रहने वाला था। घोड़े वगैरह चलाकर अपने परिवार को पालता था। जब आतंकी गोलियां बरसा रहे थे तो वो आतंकियों से भिड़ गया, आतंकियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आतंकियों ने उसे भी मार दिया। सारी चीज़ें आप लोगों को शायद मालूम होगी। ये जो एकनाथ शिंदे हैं उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इन्होंने 5 लाख रुपए उनके परिवार को देने का ऐलान कर दिया है। काफ़ी तारीफ आदिल की हो रही है कि आदिल आतंकियों से सैलानियों को बचाने के लिए भिड़ गया, क्योंकि आदिल इकलौता ही था अपने घर में कमाने वाला, जिस वजह से उसकी काफ़ी मदद की जा रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी नज़र रखी जा रही है। कोई भी उल्टी सीधी पोस्ट अगर कर रहा है इस हमले से जुड़ी, चाहे वो मजाकिया अंदाज में हो या फिर ताना देने के अंदाज में हो, कोई भी अगर इस हमले से जुड़ी ये पोस्ट कर रहा है उल्टी सीधी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हर मामले में राजनीति अच्छी नहीं होती है। वैसे नेता लोग जो होते हैं वो हर मामले को राजनीतिक मुद्दे से कहीं ना कहीं जोड़कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हर मामले में राजनीति अच्छी नहीं होती है। इसलिए आम लोगों से भी कहूँगा कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में एक होकर रहें,
राजनीति को बीच में लाकर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट ना लिखें जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। बेगुनाह लोगों का खून धरती पर कहीं भी बहता है। इंसानियत को एक जगह खड़ा होना चाहिए, एक मुट्ठी बनकर काम करना चाहिए। कोई भी ऐसी वैसी फालतू की पोस्ट सोशल मीडिया पर ना करें जिससे जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को ठेस पहुंचे या फिर उनका अपमान हो। राजनीति की गंगा में बहकर किसी पार्टी के समर्थन में या किसी पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा आतंकी हमलों से जुड़ा पोस्ट ना करें जिससे आप किसी परेशानी में पड़ जाएं। बस एक मुट्ठी होकर, एक देश होकर खड़े रहें और बस एक ही मांग करें कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो, भारत से आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।